दिस प्रॉब्लम देयर टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, उनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है और बताया हुआ है कि दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है। तो इसमें कहने से दैट कि इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। डोंट मेक दैट मिस्टेक, बिकॉज उसको निकालने के लिए हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ता है सो दैट टेल टू टेल ज्वाइन हो जाए एंड दिस इज द एंगल बिटवीन देम। सो ये आएगा आपका 120 डिग्री। तो इसमें दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसको कॉमन सेंस से डायरेक्टली सॉल्व कर दो, राइट, या फिर वो पूरा फॉर्मूला यूज़ करो। तो पहले मैं इसको ना फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, राइट, फिर इसको डायरेक्टली शॉर्टकट से कनेक्ट कर देंगे हम लोग। तो फॉर्मूला क्या बोलता है देखो, ठीक है, आर इक्वल टू दिस, कई बार लिख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए की वैल्यू आएगी आपकी 5 और बी की वैल्यू भी 5 आ जाएगी एंड व्हाट वी गेट। सो ये हो गए सब्स्टिट्यूशंस। हाँ, ध्यान दें थीटा को मैंने 120 डिग्री पुट किया है, 60 नहीं पुट किया है। एंड एज वी नो cos 120 इज -हाफ। सो इस -हाफ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर और फाइनली मुझे मिलेगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड हेंस 5। तो ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये आपका 5 आ जाएगा एंड दैट इज लिटिल इंटरेस्टिंग है, राइट, बिकॉज ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड 5 था और रिजल्टेंट का भी 5 आ गया। ओके, तो रिजल्टेंट यहाँ पर दिखता कैसा है पहले आप देख पाओगे। यहाँ पर ये टेल है, ये हेड है, इनको ज्वाइन किया आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो इस पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है 5। आई एम श्योर आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, बट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं पर्पसली इस कैलकुलेशन को यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहा हूँ। जो डायरेक्ट तरीके हैं उसके बारे में थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। तो अब दूसरी बात उठती है भाई इस एंगल की, ये एंगल कितना होगा, डेल्टा। तो अगेन मैं वापस उस फॉर्मूले को यूज करके ही इस डेल्टा को निकालूंगा, भले ही मुझे दिख रहा है क्या है यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या था, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने फॉर्मूला डेराइव कराया था ना, उस टाइम पर नीचे बी प्लस ए कॉस थीटा था और अब मैं उल्टा लिख रहा हूँ, ए प्लस बी कॉस थीटा लिख रहा हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि देखो ये जो डेल्टा एंगल है ना, आप ए के रेफरेंस में बना रहे हो, राइट। जब मैं डेरिवेशन किया था उस टाइम बी के रेफरेंस में बनाया था। तो ये ए और बी का कन्फ्यूजन थोड़ा और आप अवॉइड कर सकते हो ये बोल के कि जिसके भी रेफरेंस में बना रहे हो ना, लेट्स कॉल दैट अ बेस वेक्टर। ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, बट मैंने इसको मान लिया बेस वेक्टर। तो हमेशा बेस वेक्टर से ही वो एंगल बनाएगा। अब इस केस में जो बेस वेक्टर होता है ना, वो यहाँ पर अपीयर होगा हमेशा, दिस विल बी योर बेस वेक्टर। तो इस तरह से 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये चीज़ें और नेचुरली क्लिक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओवर हियर लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ बी, ए एंड थीटा। तो क्या है ये, 5 साइन 120 बाय 5 प्लस 5 कॉस 120। अभी साइन 120 कॉस 120 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर। तो सिंप्लीफाइंग दीज टर्म्स आई विल गेट √3। तो 10 डेल्टा की वैल्यू आ रही है √3 एंड लकीली इट्स अ स्टैंडर्ड वैल्यू। मुझे पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दिस 60 एंड डेल्टा आर सेम। तो ये जो एंगल है ना, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो मुझे इसका रिजल्टेंट मिल चुका है 5 एज अ मैग्नीट्यूड एंड मुझे एंगल मिल गया 60 डिग्री। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाकई मुझे ये सब करने की ज़रूरत थी। इफ दिस प्रॉब्लम इज आस्क्ड इन एग्जाम तो आई कैन डायरेक्टली गेट द आंसर, क्योंकि जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये देखो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, राइट। सो इट हैज टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये एंगल 60 है, बिकॉज ये 120 दिया था क्वेश्चन के अंदर, तो ये 60 हो गया, या वाइस वर्सा। तो ये दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए एंड इट कम्स आउट टू बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि भाई ये 5 है, 5 है, तो ये भी 5 होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एग्जाम्स दे आर गोना गिव यू सच थिंग्स ओनली। वो एग्जाम में ना आपको ऐसे फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा नहीं घसीटते हैं। कई बार देखा गया है उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आप विजुलाइज करके सॉल्व कर सकते हो। सो बी लिटिल केयरफुल, उनकी जो वैल्यूज होती है उनको एक बार थोड़ा सा आप देख लो और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना नेचुरली और उतना जल्दी आपको चीज़ दिखाई देंगी एंड डायरेक्टली यू कैन जंप ऑन दीज आंसर्स। सो हियर वी हैव फ्यू स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें से ये दो एंगल्स 37 एंड 53 शायद आप में से कुछ लोगों के लिए नए नंबर्स होंगे। तो अगर आपको इन सब के बारे में काफ़ी क्लियर आइडिया है तो आप अगले 4-5 मिनट वीडियो के स्किप कर सकते हो और एल्स लिसन वेरी केयरफुली। मेनली इन चीज़ को कराने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो मैं आगे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें ये एंगल्स काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को वेक्टर समझ में आता है बट ट्रिगो में थोड़ी गलती कर देते हैं और वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, अब ये जो सारे के सारे
रेशियोज हैं उनको आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये इफेक्टिवली सिर्फ 2-3 ट्राइंगल से आपके सारे एंगल्स आ जाते हैं। जैसे ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 30 है, ठीक है। अच्छा, अब 1 और √3 चूज़ किया आपने तो ये 2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो sin 30 1/2, ठीक है, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, √3/2, tan 30 1/√3। सिमिलरली अब ये देखिए ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, राइट। ये 30 है, 60 है, तो sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2, है ना। cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये देखिए cos 60 1/2। तो 6 रेशियोज तो आपके यहीं पर निपट गए। अब बात करते हैं हम 37 वाले की, जो कि शायद कई लोगों के लिए नया है यहाँ पर। तो 37 में आपको बहुत सिंपली याद रखना है कि इट्स अ ट्रिपलेट ऑफ 3, 4 एंड 5। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 37 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो cos 37 इज 4/5। देखिए आप cos 37 इज 4/5। सिमिलरली sin 37 इज 3/5। अच्छा, ये 37 है तो ये 53 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको 53 ले लिया आपने यहाँ पर, तो cos 53 इज 3/5। तो यहाँ देखिए आप cos 53 इज 3/5। tan 37 इज 3/4। सो बेसिकली आपको ये ट्राइंगल याद रहना चाहिए। अब ये 6 डिफरेंट वैल्यू याद रखोगे तो ज़्यादा दिमाग लगेगा। अब जस्ट ट्राइंगल याद रखो 3, 4, 5, 3, 4, 5। अच्छा, अगर आपका कन्फ्यूजन इस चीज़ में है कि ये एंगल 37 है कि 53 है, तो वो भी आप आराम से देख सकते हो कि जब ये बेस बढ़ता रहेगा तो उतना ही एंगल छोटा होता रहेगा, राइट। तो छोटे वाले एंगल को जो कि बड़े बेस के साथ आता है उससे हम बोलते हैं 37 डिग्री, दूसरा ऑटोमेटिकली 53 आता है। तो यू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज एंड आई विल बी यूजिंग मोस्ट ऑफ देम इन नेक्स्ट फ्यू प्रॉब्लम्स। सो हियर वी हैव 6 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो मैं जरा ब्रीफली बता देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या हैं। 2 वेक्टर्स हैं a एंड वेक्टर b, ठीक है। अब वेक्टर a वेक्टर b को ऐड करके मिलता है वेक्टर r। तो इस कॉलम में a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसमें b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और इसमें इनके बीच का एंगल दिया हुआ है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। सो दिस इज 0 इन क्वेश्चन 1, है ना। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, एंड अगर डेल्टा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर r, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल अगर डेल्टा दिया हुआ है तो वहां पर आपको डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है। सो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में a और b का जो मैग्नीट्यूड है 7 एंड 4 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, और जो एंगल है उनके बीच में 180 डिग्री दिया हुआ है। तो लाइकवाइज यू हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। सो यू बेटर पॉज द वीडियो, डू दीज थिंग्स योरसेल्फ, एंड देन जहां आपको डाउट हो उसके लिए आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं। सो यह है आपका पूरा स्क्रीनशॉट, सॉल्व दीज योरसेल्फ। तो लेट्स टेक दीज प्रॉब्लम्स। इनको हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। एक जो कि प्रिफर्ड मेथड है वो है विजुअलाइजेशन। आप इन वेक्टर्स की पोजीशनिंग को, इनके मैग्नीट्यूड्स को अपने दिमाग में विजुअलाइज करके या फिर एक रफ ज्योमेट्रिकल फिगर बना के सॉल्व कर सकते हो बिना फॉर्मूले यूज़ किए। जल्दी आंसर आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। और जो दूसरा तरीका है उसमें हम वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस को यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले को यूज़ करने का बस मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चंस को यूज़ करने की, उन फॉर्मूलेस को यूज़ करने की। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो a एंड b वेक्टर ऐड करके जो आपका r वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ये, है ना। तो सिंपली a, b और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से आपको मिलेगा r = 8। ये जो पूरा एल्जेब्रिक प्रोसेसिंग है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू। तो फर्स्ट केस में आपका आंसर आ गया 8। अब हमें निकालना है डेल्टा, तो उसका फॉर्मूला था tan डेल्टा = दिस टर्म। अच्छा, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि देखो यहां पर मैंने डिनोमिनेटर में इसको वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस b cos थीटा लिखा है ना। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं यहां पर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लिख देता और यहां पर a लिख देता। तो ये ऐसा कोई रैंडम शफलिंग नहीं करनी है कि आपका मन किया तो a लिख दिया, b लिख दिया, ठीक है। देयर इज अ लॉजिक फॉर दिस। हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम पर इस बात पे ध्यान दिया था कि जब हमें बोला जाता है कि 2 वेक्टर्स हैं a एंड b, उनका रिजल्टेंट r है, तो r जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका एंगल आपको अगर a के साथ निकालना है, देखो इसमें बोला है डेल्टा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर a, तो आपको इस रिजल्टेंट का a वेक्टर के साथ एंगल निकालना है। क्वेश्चन दूसरी तरह भी पूछ सकते थे कि रिजल्टेंट का b के साथ एंगल निकालना है, राइट। बट इस केस में उसने पूछा है रिजल्टेंट का a के साथ एंगल निकालना है, तो फिर मैंने इसके लिए टर्म यूज की थी, a को हम बेस वेक्टर मान लेंगे, राइट। अब उस बेस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यहां पर आता है, और अकॉर्डिंगली बाकी चीजों को हम यहां पर फिट कर देते हैं।
तो अब इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ रह नहीं गया, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड थीटा, हमें मिलेगा 0, ठीक है, इसको सिंपलीफाई करके 0 आ रहा है। तो व्हेन tan डेल्टा इक्वल टू 0, इसका मतलब डेल्टा विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 0। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया मैंने ए बी और थीटा की क्वेश्चन नंबर 2 से, और सिंपलीफाई किया है इसको, हाँ, बस cos 180 को पुट किया -1 एंड आई गॉट 3। यू कैन पॉज द वीडियो फॉर डिटेल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने ए बी और थीटा की वैल्यू पुट कर दिया है और मेरे को tan डेल्टा मिलता है 0, राइट, बिकॉज sin 180 इज 0 हियर। तो इसका मतलब यहाँ पर पुट करेंगे 3 और यहाँ पुट करेंगे 0। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 3 में मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को 3 पुट करेंगे एंड सिमिलरली मॉड बी को 4 पुट करेंगे। तो यहाँ 3 4 पुट किया, सिंप्लीफाई करके मुझे मिलता है 5। सिमिलरली यही वैल्यूज मैं यहाँ पुट करूंगा तो उसको सिंप्लीफाई करके मिलता है मुझे 4/3। तो देखो tan डेल्टा इक्वल टू 4/3, अभी आपको याद आ रहा होगा ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमने देखा था tan 53 डिग्री होता है 4/3 और यहाँ tan डेल्टा इज 4/3, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 53 डिग्री। ओके, सो आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। तो मैग्नीट्यूड इज 5 एंड डेल्टा इज 53 डिग्री। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 4th। सो अगेन 4th में भी सेम ओल्ड स्टोरी, मॉड ए को आप 1 पुट कीजिए और मॉड बी को आप 3√2 पुट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगी, सिंप्लीफाई करके 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी मैंने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, 3/4 आ जाएगा। आप लोगों को फास्ट लगता है तो इसको जरा पॉज करके देख लिया कीजिए, बिकॉज ये सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेसिंग है। tan डेल्टा अगर 3/4 है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ये निकालने के लिए हम बहुत बेसिक सा पॉइंट रिकॉल करते हैं कि tan 37 इज 3/4, ठीक है, यहाँ tan डेल्टा इज 3/4, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू 37 डिग्री। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज हम यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सो येट अगेन सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना है ना। मॉड ए की वैल्यू 1 है, मॉड बी की वैल्यू 5 है एंड थीटा इज 53 डिग्री। तो मॉड ए को 1 पुट किया, मॉड बी को 5 पुट किया एंड थीटा को 53 डिग्री पुट किया। बस थोड़ी ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ये जो cos 53 की जो वैल्यू है वो 3/5 होती है। ये ना कुछ नए स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। ओके, अब सिमिलरली tan डेल्टा में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और मुझे एक्सप्रेशन की जो फाइनली वैल्यू आई वही 1। तो tan डेल्टा 1 कब होता है, जब डेल्टा 45 डिग्री है। सो इन आंसर्स को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। सो दिस लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो नो डिफरेंट, इसमें भी वही सेम बातें हैं, है ना। मॉड ए मॉड बी को आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। बट इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा ना एक्सप्रेशन आपका ज़्यादा खून चूसेगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि कुछ ज़्यादा टर्म्स हैं इसके अंदर। बट एनीवेज आप वीडियो पॉज करके देखिए कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया गया है। सिंपल अलजेब्रा है वहाँ पर और इसकी अल्टीमेटली वैल्यू आती है 6 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो tan डेल्टा की वैल्यू आती है 1/√3, जो कि डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए वैलिड होती है। तो इसमें हमें समझ में आ जाएगा कि रिजल्टेंट जो है इसका ये आ गया 6 और जो एंगल है बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए इज 30 डिग्री। तो ये आंसर्स तो हमारे यहाँ पर सारे आ गए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई बहुत अच्छे तरीके नहीं थे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आप इन्वॉल्व कर रहे हो, जबकि इनको हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को बिना एक्सप्रेशंस के सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन 1 में वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए 6 दिया हुआ है, तो ब्रैकेट में 6 लिख दिया मैंने। और जो दूसरा वेक्टर है बी वो इसके पैरेलल है। कहाँ से मालूम चला, यहाँ से मालूम चला, थीटा इक्वल टू 0, तो ये वेक्टर पैरेलल है और इसका मॉड कितना है 2, तो इसको रफली हम इतनी लेंथ बता सकते हैं। तो जब हम दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एज ऑलवेज इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन करते हैं और हमें कुछ ऐसा मिलता है। तो फ्री टेल फ्री हेड ज्वाइन करके हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है रिजल्टेंट, इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 6 + 2 8, क्यों, क्योंकि अलाइंड थे, तो इसका आंसर आपका 8 डायरेक्टली आता है। अच्छा, रही बात एंगल की, तो इस वेक्टर आर का इस बेस वेक्टर ए के साथ एंगल 0 है बिकॉज इसके साथ अलाइंड है, तो ये 0 आ गया। सिमिलरली लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इन सारी वैल्यूज को सर्कल कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मॉड ए इज 7, तो यहाँ 7 मेंशन किया ब्रैकेट में, एंड मॉड बी इज 4। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें थीटा इज 180 मतलब दे आर एंटी पैरेलल, मतलब ए अगर इधर है तो बी उधर होना चाहिए। तो देखो मैंने बी को इधर बना दिया है। तो अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो अगेन इसकी टेल को इससे हेड से कोइंसाइड कराऊंगा। नाउ दिस इज अ फ्री टेल, दिस इज फ्री हेड, तो ज्वाइन करके मुझे मिल जाएगा ये वेक्टर। तो अब देखो इसकी लेंथ 7 थी, इसकी 4 थी, तो बट नेचुरल है इसकी 3 होगी, राइट। वही आपका आंसर यहाँ पर फॉर्मुला यूज करके आया था। और ये जो रिजल्टेंट है उसका जो एंगल है बेस वेक्टर के साथ मतलब ब्लू वाले के साथ, वो एंगल 0 रहेगा,
तो वो भी हमारा 0 आया था। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 वेक्टर ए हैज गॉट मैग्नीट्यूड ऑफ 3, है ना, देखो यहाँ सर्कल कर दिया मैंने। तो मॉड ए इज 3 एंड मॉड बी इज 4, तो इसकी लेंथ 4 है। अच्छा, इसको मैंने परपेंडिकुलर क्यों बनाया? बिकॉज क्वेश्चन में दिया है एंगल इज 90 डिग्री, है ना, मतलब एक वेक्टर अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा होना पड़ेगा। तो पहले ही मैंने यहाँ पर टेल टू हेड ज्वाइन कर दिया है, क्योंकि बार बार मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा था। सो फ्री टेल और फ्री हेड को अब ज्वाइन करके हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट कुछ इस तरह से। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो निकालने के लिए आपको वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लास 8th के लेवल पे सॉल्व कर सकते हो इसको। इसमें इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये 4 है, ये 3 है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा, वैल्यू आती है 5, तो सीधा 5 आ गया ये। अच्छा, आज हमने ये भी देखा था कि जब tan थीटा, इसमें डेल्टा ले लेते हैं इसको, tan डेल्टा इज 4/3, तो डेल्टा इज 53 डिग्री, तो डायरेक्टली ये भी आ गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें जो वेक्टर ए है इसका मॉड 1 दिया हुआ है, और जो वेक्टर बी है वो बनाता है 45 डिग्री एंगल ए के साथ में, मतलब ये जो एंगल है ये हो गया 45 डिग्री। तो इस केस में जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो फ्री टेल फ्री हेड को ज्वाइन किया तो मुझे मिलेगा कुछ ऐसा वेक्टर। अच्छा, जब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है ना, तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अब तो फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा, आप कैसे करोगे इसको? तो अभी भी आप थोड़ा ध्यान दो ना, तो इसमें कई चीज़ें आपको फटाफट दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मैं आपको समझाने के तौर पे बताता हूँ, मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, अब इसकी एक साइड 3 है, तो बट नेचुरल है ये साइड भी 3 होगी, ये एंगल 90 होगा। ये डायगोनल कितनी होती है? आपने कई बार पढ़ा होगा कि डायगोनल जो होती है ये हो जाती है 3√2। अच्छा, इसी को रिवर्स लॉजिक में देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास ये लेंथ 3√2 दे रखी है, ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब ये 3 और ये 3 हो गया है। कोई ज़रूरी है ही नहीं कि मैं पूरे के पूरे स्क्वायर को देखूं। तो आई रिपीट, अगर आपको 3√2 पता है, ये 45 पता है, तो यहाँ से आप बैक कैलकुलेट कर सकते हो कि ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो ऐसे कुछ यहाँ मिल रहा है आपको, देखो ये आपका 3√2 है, राइट। सो इफ़ यू स्टार्ट मैपिंग इट विथ दिस टाइप, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा फिगर। तो ये 45 है, ये 3√2 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, राइट। अब आप देखो तो थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये काफ़ी इजी है आपके सामने अभी एक्चुअली, बिकॉज ये 3 है और ये टोटल कितना है 4, बिकॉज ये 1 था, है ना, ये 3 है, तो टोटल हो गया ये 4। तो अब वापस से वही आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज करके राइट एंगल ट्राइंगल में 3 4, तो ये हो जाएगा 5। तो देखो ये आपका आ गया 5, राइट। और रही बात इस एंगल की, तो पहले भी हम देख चुके हैं कि आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसमें ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल आता है 37 डिग्री, है ना। ये सेम ट्राइंगल आपका यहाँ पर है, ये 3 है, ये 4 है और ये आपका 5 है, तो ये एंगल आ गया 37 डिग्री। तो इसमें यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं सर आपको कैसे क्लिक होगा कि इसको ऐसे तोड़ना है 2 पार्ट में। सी क्लास 10 से जब जस्ट पास आउट हुए हो आप, तो मे बी आपको इतनी प्रैक्टिस ना हो, बट 11th में जब आप मैकेनिक्स के या फिर इनफैक्ट मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना, तो इस तरह की इंस्टिंक्ट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है आप लोगों की, और नेचुरली क्लिक करता है ये। आपको ऐसे अलग से आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, आप देखते हो, देख के समझ में आता है कि भाई ये 3 है, ये 3 है, बट दैट विल कम विथ प्रैक्टिस। सो ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन में वेक्टर ए का मॉड दिया गया है 1, और वेक्टर बी जो है वो एंगल बनाता है 53 डिग्री, राइट। तो ये हो गया 53 डिग्री, और उसका मॉड दिया है 5। तो अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट। तो मैंने पहले इनको टेल टू हेड ज्वाइन कर दिया है, तो ये फ्री टेल है, ये फ्री हेड है, तो आपका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरह से। सो लेट्स कॉल इट वेक्टर आर। तो मुझे निकालना है इस आर का मैग्नीट्यूड। तो ये काफ़ी सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन से, जहाँ पर हमने इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की थी और इसको ऐसे एक्सटेंड किया था। तो इस केस में भी अगर मुझे ये लेंथ और ये लेंथ मालूम चल गई तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगेन वी कैन रिकॉल दैट स्टैंडर्ड ट्रिपलेट ऑफ 3 4 5 वेयर इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल दिस 53 डिग्री। हम देख चुके हैं पहले, ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है। कन्फ्यूजन कभी कभी ये हो सकता है कि ये एंगल 37 है, 53 है, तो देख चुके हैं कि जितना ही छोटा होगा उतना बड़ा एंगल ही होगा। तो अब इसको ना एज इट इज़ आपको मैप करना है। देखो पूरा स्टेज सेट है आपके सामने, ये 5 है, ये 53 है, तो बट नेचुरल है कि ये लेंथ 3 हो जाएगी और ये 4। तो अगर आप पूरे ट्राइंगल को एक साथ देखोगे तो ये 4
और ये 3 + 1 4। तो आपके सामने एक अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो बट ऑब्वियस ये हो जाएगा 4√2। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4√2, राइट। एंड रही बात एंगल की, तो वो हो जाएगा ये एंगल। तो नेचुरल है कि ये भी 45 डिग्री होगा, ये 45 आ गया। नाउ लेट्स टेक द लास्ट प्रॉब्लम जिसने सबसे ज़्यादा आपको खून चूसा था बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस को देते हुए। तो इसके लिए हम लोग वापस से अपने वही स्टैंडर्ड फिगर्स बनाएंगे। वेक्टर ए जिसका मॉड 3√3 - 3 है, यहाँ पर आ गया। एंड वेक्टर बी जो कि वेक्टर ए के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मॉड है 3√2, है ना, 3√2। तो व्हेन आई जॉइन द टेल टू हेड आई विल गेट द रिजल्टेंट, जिसको हमने आर बोल दिया। तो थोड़ी देर पहले मैं देखा था कि जब ये एंगल 45 होता है, ये 3√2 है, तो यहाँ पे ये दोनों साइड्स 3 और 3 की हो जाती हैं आपस से, है ना। तो अब देखो ये जो पूरा बेस है इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 3√3 - 3 + 3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं कि जो पूरी लेंथ है मैंने यहाँ बना दी है, ये 3√3 हो जाएगी और ये लेंथ 3 हो जाएगी। तो इसके आगे अगेन दो तरीके सॉल्व करने के, या तो पाइथागोरस से निकाल दो आपको 6 मिल जाएगा पाइथागोरस से, या फिर कई लोग डायरेक्टली इसको देख के समझ जाते हैं कि 3 है, ये 3√3 है, तो tan डेल्टा = 3/3√3, मतलब 1/√3। तो tan डेल्टा = 1/√3 का मतलब होता है डेल्टा इज 30 डिग्री। तो 30 आ गया। अच्छा, ये 30 डिग्री है, तो फिर ये हाइपोटेन्यूज इसका डबल होता है, तो 6 हो गया। तो डायरेक्टली आप इसको 6 लिख सकते हैं। तो हमने इन सारे क्वेश्चंस को 2 डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व किया है, और आपको इनमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख गया होगा कि जो पहले वाला अप्रोच था वो काफ़ी लेंदी था और इनफैक्ट काफ़ी बोरिंग भी था शायद। और वहीं पर आप इसको देखो तो एकदम डायरेक्ट अप्रोच है, सीधा आंसर आता है इसमें। अब ये कोई खास ट्रिकी अप्रोच नहीं है, मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं चाहिए इसके लिए, लेकिन ये स्लाइट सा डिफरेंस जो है ये 2 स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। एंड जनरली आप उन स्टूडेंट्स को देखो जो IIT और नीट जैसे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो उनका जो सोचने का तरीका है वो काफ़ी हद तक इसी तरह से रहता है। दे इंट्यूटिवली थिंक लाइक दिस, और उनके जो आंसर्स हैं वो भी बहुत आराम से आने चालू हो जाते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो काफ़ी मेहनती हैं, ऐसा नहीं मेहनत नहीं कर रहे, काफ़ी मेहनती हैं, बट इस तरह का अप्रोच ना लेते हुए वो लेंदी अप्रोच यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं पर बीच में एक छोटी सी गलती हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, टाइम तो टाइम गया प्लस नेगेटिव मार्क्स भी आ गए, और वहाँ पर ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से दे स्टार्ट फीलिंग डिसहार्टेड, डिमोटिवेटेड, एंड कंसिक्वेंटली पढ़ाई से उनका मन थोड़ा दूर होने लगता है। और वहीं पर जो बच्चे यहाँ इस तरह से फटाफट आंसर निकाल रहे हैं तो दे फील मोर कॉन्फिडेंट एंड ग्रेजुअली दे स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट ऑल्सो। तो इस तरह के इंस्टिंक्ट्स को डेवलप करने के लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट मेक श्योर दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कि आपके मेंटर्स कैसे हैं, जो आपके टीचर्स कैसे हैं। अगर वो खुद भी एक्सपीरियंसड हैं तो वो ग्रेजुअली इस टाइप का स्किल सेट आपके अंदर डेवलप करने में काफ़ी हेल्प कर जाते हैं। सो नाउ यू सॉल्व फ्यू मोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम द ट्यूटोरियल शीट जो आप लोगों को भी बांटी गई थी।